नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 अगस्त सन 2025। त्रयोदशी तिथि 7 अगस्त को दोपहर 2:28 तक रहेगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। अब कुल 50% टैरिफ। भारत बोला जरूरी कदम उठाएंगे। हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए खुशखबरी। इस योजना के तहत मिलेगा 2 लाख रुपए तक का लोन। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में ग्रुप सी पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2। विभागों को सेवा नियमों में संशोधन की हिदायत दी। NCR के शहर में शुरू हुई पासपोर्ट बनवाने की सुविधा। दिल्ली की भागदौड़ से मिलेगा छुटकारा। लोहारू में किसानों ने अर्धनग्न होकर निकाली रैली। फसल बीमा क्लेम घोटाले का विरोध। हरियाणा के कॉलेजों में नहीं ले पाए हैं एडमिशन तो एक बार फिर से मिल रहा है मौका। दोबारा खुला पोर्टल। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अग्निवीर सैनिकों को तोहफा। पर्सनल लोन योजना के तहत मिलेगा 4 लाख रुपए तक का ऋण। जानिए पूरी अपडेट। जन धन खाता को फिर करानी होगी KYC। RBI ने बैंकों को गांव जाकर फ्री में KYC करवाने के निर्देश जारी किए। हरियाणा में अब बस स्टॉप पर खड़े होकर नहीं करनी पड़ेगी पूछताछ। मोबाइल ऐप से मिलेगी हर बस की लाइव लोकेशन। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण दिल्ली में आई कैंटीन क्लार्क के पदों पर भर्ती। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 15 अगस्त के लिए ध्वजारोहण की लिस्ट जारी हुई। CM सैनी हुड्डा के गढ़ में फहराएंगे तिरंगा तो वहीं गवर्नर अंबाला में रहेंगे। हरियाणा में आज से काम पर लौटेंगे वकील। सोनीपत कमिश्नर के आश्वासन पर लिया फैसला। BSNL ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पेश किया एक खास ऑफर। मात्र ₹1 में मिलेगी 1 महीने की वैलिडिटी। HKRN सिक्योरिटी नियमों की नोटिफिकेशन जारी हुआ। पूरे देश में कहीं भी हो सकता है ट्रांसफर। ITI में एडमिशन लेने का आखिरी मौका 11 से 22 अगस्त तक ऑन द स्पॉट मिलेगा दाखिला। निसान मैग्नाइट का कोरो एडिशन भारत में लॉन्च। कॉम्पैक्ट SUV में ऑल ब्लैक थीम के साथ 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। शुरुआती कीमत 8,31,000 रुपए। और PM नरेंद्र मोदी गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे। SCO समिट में होंगे शामिल। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार मानसून की रिमझिम बारिश त्योहारों के माहौल को और भी खुशनुमा बना रही है। उधर हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश के कारण घग्गर नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बुधवार को सिर्फ भिवानी में ही बारिश हुई है। लोगों को नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने के लिए विभाग ने कहा है। इसके अलावा किसी भी नदी या नाले के किनारे या फिर उस पर बने पुल पर खड़े होकर पानी देखने से बचने को कहा गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 7 अगस्त से बारिश का दौर थोड़ा धीमा पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार हरियाणा में सामान्य से 21% अधिक बारिश दर्ज की गई है। अब तक प्रदेश में 281 mm बारिश हो चुकी है। 7 अगस्त यानी आज सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, जींद, कैथल, पानीपत और सोनीपत में मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं अन्य जिलों में 0 से 50% तक बारिश की संभावना है। इसी तरह 8 और 9 अगस्त को भी हरियाणा के कई जिलों में बरसात के आसार जताए गए हैं। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण ITI में एडमिशन लेने से वंचित रह गए छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। विभाग की ओर से नए एडमिशन के लिए एक और मौका दिया गया है। ऐसे में छात्र 11 से 22 अगस्त तक ITI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद अगले दिन मेरिट कार्ड निकालकर ऑन द स्पॉट ITI में जाकर एडमिशन ले पाएंगे। सत्र 2025-26 के लिए ITI में विभिन्न व्यवसायों में 11 से 22 अगस्त तक मौके पर एडमिशन किए जाएंगे। ये एडमिशन प्रतिदिन पुराने व नए आवेदन पत्रों की संयुक्त मेरिट के आधार पर होंगे। सभी योग्य उम्मीदवार विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध सत्र 2025-26 के दाखिला लिंक के माध्यम से 11 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। छात्रों के लिए पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दाखिला किए जाएंगे। विभाग की ओर से जनरल और BC उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए, SC व EWS उम्मीदवारों के लिए 50 रुपए तो वहीं सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन का कोई शुल्क तय नहीं किया है। आवेदन करते समय उम्मीदवार के पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, हरियाणा स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और नवीनतम फोटो व हस्ताक्षर इत्यादि होना अनिवार्य है। हरियाणा में रोडवेज विभाग यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार काम कर रहा है। अब यात्रियों को बसों की लाइव लोकेशन मोबाइल पर ही मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें अपने स्मार्टफोन में एक विशेष ऐप डाउनलोड करना होगा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि 15 अगस्त तक इस ट्रैकिंग सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से यात्री यह भी देख सकेंगे कि उनकी बस कितने बजे बस स्टॉप पर पहुंचेगी। इसके अलावा रोडवेज के उपकरणों और सामान का भी डिजिटल रिकॉर्ड इस ऐप में स्टोर किया जाएगा। मंत्री अनिल विज ने बताया कि एयरपोर्ट की तरह अब बस अड्डों पर भी बसों के आवागमन की जानकारी देने के लिए स्क्रीन लगाई जाएगी। इससे यात्रियों को यह जानकारी मिल सकेगी कि उनकी बस कितनी देर में पहुंचेगी। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दे रही है और जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी।
एनसीआर में शामिल हरियाणा के पलवल से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ विदेश मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली की ओर से पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत की गई है। मंगलवार को खेल मंत्री गौरव गौतम ने इस सेवा को रिबन काटकर हरी झंडी दिखाई। खेल मंत्री गौरव गौतम ने पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा के उद्घाटन अवसर पर कहा कि अब पासपोर्ट बनवाने के लिए पलवल के लोगों को दिल्ली के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पासपोर्ट मोबाइल वैन जिला सचिवालय परिसर में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को उपलब्ध रहेगी। उप पासपोर्ट अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि लघु सचिवालय में पासपोर्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट सीधे आवेदक के घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पलवल सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी इस सेवा का लाभ मिलेगा। उन्हें लघु सचिवालय में ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे पैसा और समय दोनों की बचत होगी। हरियाणा सरकार ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किनारे एक नया औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत फरीदाबाद और पलवल जिले के 9 गांव की लगभग 9000 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाई जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक विकसित किए जा रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर ये योजना लागू होगी। साथ ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अपने मौजूदा सेक्टरों का विस्तार भी करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण से किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। ग्रेटर फरीदाबाद के 18 गांव की 4500 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। इच्छुक किसान अपनी जमीन बेचने के लिए 31 अगस्त 2025 तक पोर्टल ebhumi.jamabandi.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। सरकार के इस कदम से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित सेक्टरों के आसपास जमीन की कीमतों में भी तेजी आ सकती है। सेक्टरों के निर्माण के बाद फरीदाबाद का शहरी विस्तार भी तेजी से होगा और रिहायशी जोन का दायरा भी बढ़ेगा। इससे आसपास के गाँव की जमीन की कीमतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होना तय है। हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सूबे की नायब श्रेणी सरकार ने इस वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए एक और कदम बढ़ाया है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने सूक्ष्म वित्त योजना के तहत पात्र युवाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन और टर्म लोन योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य आय उपार्जन और स्वयं के रोजगार को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत आवेदन की लास्ट डेट 21 अगस्त रहेगी। राज्य सरकार की इस पहल का मकसद सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को मुख्य धारा में लाना और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना है। यह योजना उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने या फिर उसे विस्तार देने की योजना बना रहे हैं, परंतु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। आवेदन के लिए पात्रता की बात करें तो आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और वह अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखता हो। सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन hscfdc.org.in पर ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं या फिर पंचकुला स्थित निगम कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी। हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों में विद्यार्थियों ने 12वीं के बाद एडमिशन लिया है। जल्द ही विद्यार्थियों की क्लासेस शुरू हो जाएगी। इससे पहले जींद जिले के विभिन्न कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर में शेष बची सीटों पर एडमिशन के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने पोर्टल को ओपन कर दिया है। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं वे दाखिले के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज में जा सकते हैं। कॉलेजों में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 मई से शुरू कर दी गई थी, मगर 2 मेरिट लिस्ट और फिजिकल काउंसलिंग के तहत दाखिले करने के बाद भी 20 से 25% सीटें खाली रह गई हैं। राज्य के पीजी कॉलेज जींद के प्रिंसिपल डॉक्टर सत्यवान मलिक ने जानकारी दी कि यूजी प्रथम वर्ष में विभिन्न संकाय में कुछ सीटें खाली हैं। रिक्त सीटों पर एडमिशन के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने फिर से पोर्टल ओपन किया है। ये पोर्टल 28 अगस्त तक खुला रहेगा। फिजिकल काउंसलिंग करके खाली सीट पर दाखिले किए जाएंगे। जो विद्यार्थी किन्हीं कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए हैं वे पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अब आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल काउंसलिंग के लिए कॉलेज आ सकते हैं और दाखिला ले सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त को ध्वजारोहण को लेकर सीएम, गवर्नर और कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष अंबाला में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक में ध्वजारोहण करेंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण करेंगे तो वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल गुरुग्राम में रहेंगे। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा सिरसा में ध्वजारोहण करेंगे तो वहीं राव नरबीर सिंह महेंद्रगढ़ में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं कुमारी आरती राव रेवाड़ी में, रणबीर गंगवा फतेहाबाद में, राजेश नागर पलवल, श्री गौरव गौतम फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे।
हरियाणा रोजगार कौशल निगम यानी HKRNL के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। कैबिनेट में नियमों को हरी झंडी दे दी गई है। खास बात यह है कि इन कर्मचारियों को कहीं भी काम करने के लिए रेडी रहना होगा, यानी कि इन कर्मचारियों को काम के लिए कहीं भी बुलाया जा सकता है। अपॉइंटमेंट लेटर में यह भी लिखा जाएगा कि उन्हें भारत में कहीं भी लगाया जा सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को ट्रांसफर और डेपुटेशन को लेकर मानसिक रूप से तैयार रहें। वहीं कर्मचारियों का साल उनकी नियुक्ति की तारीख से माना जाएगा। अगर कहीं कर्मचारी सरप्लस है तो उसके लिए वित्त विभाग की स्वीकृति लेकर संबंधित विभाग में पद सृजित किया जाएगा या फिर उसे दूसरे विभाग में एडजस्ट किया जा सकता है। अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ना चाहेगा तो उसे 1 महीने का नोटिस देना होगा। ऐसा न करने पर 1 महीने का वेतन देना होगा। इसी तरह यदि कर्मचारी के दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलती है तो सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो वहीं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कर्मचारियों की तरह कार्रवाई भी हो पाएगी, जिसके खिलाफ वे प्रशासनिक सचिव के पास अपील भी कर पाएंगे। अग्निवीर सैनिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अग्निवीरों के लिए पर्सनल लोन योजना शुरू की है। अग्निवीर न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 4 लाख रुपए तक का लोन 3.5 साल के लिए ले सकते हैं। इसके लिए सैनिकों को मार्जिन, सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 साल के लिए 13.5% ब्याज दर होगी। वैसे SBI उपभोक्ताओं को 10.5 से लेकर 15.5% पर पर्सनल लोन देता है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जुलाई में जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। इसके लिए SBI में अकाउंट होना भी जरूरी है। साथ ही कम से कम 1 महीने का वेतन उस अकाउंट में जरूर आया हो। इसके अलावा कम से कम 6 महीने की सेवा और न्यूनतम शुद्ध मासिक आय 20,000 रुपए की शर्त रखी गई है। इस योजना के तहत एक अग्निवीर को एक बार ही लोन दिया जाएगा। लोन की वापसी के लिए 3.5 साल का अधिकतम समय होगा। बैंक के उप महाप्रबंधक रजनीश कुमार ने बताया कि योजना के आधार पर लोन देना शुरू कर दिया गया है। नौकरी पूरी हो चुके अग्निवीरों को हरियाणा सरकार 5 साल की अवधि के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। इसके अलावा पुलिस, वन विभाग और जेल वार्डर भर्ती में आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। जो कंपनियां अग्निवीरों को 30,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी रखेंगी उन्हें सरकार 60,000 रुपए वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। यह दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। मोदी इससे पहले साल 2018 में वहां गए थे। बतौर प्रधानमंत्री PM मोदी का यह छठा चीन दौरा होगा, जो 70 सालों में किसी भी भारतीय PM की सबसे ज्यादा चीन यात्रा है। चीन से पहले PM मोदी 30 अगस्त को जापान पहुंचेंगे। वहां वो भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पिछले महीने विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन का दौरा किया था। वहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। मोदी और जिनपिंग ने आखिरी बार अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी। 50 मिनट की बातचीत में PM मोदी ने कहा था कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। PM मोदी की यह चीन यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब सारी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल और हथियार खरीद की वजह से 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं भारत चीन के बाद दुनिया में रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। भारत हर दिन रूस से 17.8 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदता है और शी जिनपिंग आखिरी बार साल 2019 में भारत दौरे पर पहुंचे थे। तब दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मुलाकात की थी। ये यात्रा भारत चीन संबंधों को मजबूत करने और आपसी मतभेदों को प्रतिबंधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। अब SCO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसके समिट में PM मोदी शामिल होने के लिए चीन जा रहे हैं। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना साल 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान साल 2017 में इससे जुड़े। 2023 में ईरान भी इसका सदस्य बना। SCO का उद्देश्य की बात करें तो इसके सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। संगठन आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बनाता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तरफ से कैंटीन क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आप महिला हो या फिर पुरुष, दोनों ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक के पास 12वीं में कॉमर्स विषय हो तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 या हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 10 अगस्त है। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे।
कुछ दिनों के बाद स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर भारतवासी के मन में एक अलग ही देशभक्ति की भावना भर जाती है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए कुछ शानदार प्लान पेश किए हैं। अब की बार BSNL स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मात्र ₹1 में उपभोक्ताओं को सिम इस्तेमाल करने का शानदार मौका दे रही है। बता दें कि BSNL ने 69वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपभोक्ताओं के लिए फ्रीडम प्लान पेश किया है। इसमें हाल ही में शुरू की गई 4G सर्विसेज का लाभ मात्र ₹1 में आप 1 महीने तक ले सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो कंपनी की तरफ से यह नया प्लान पेश किया गया है, इसके तहत हर दिन 2 GB मुफ्त डाटा का भी लाभ मिलेगा। इस ऑफर का लाभ BSNL के अधिकृत कस्टमर केयर सेंटर, रिटेलर और फ्रेंचाइजी आउटलेट से लिया जा सकता है। ये योजना सीमित समय के लिए लागू होगी। इसका लाभ नए उपभोक्ता सीधे तौर पर ले पाएंगे। अब देखना होगा कि अन्य टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ खास प्लान में रियायत दी जाती है या फिर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। यह आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इस टैरिफ से छूट भी दी जाएगी, जैसे कि यदि कोई सामान पहले ही समुद्र में लद चुका है और रास्ते में है, या फिर यदि वह कुछ खास तारीख से पहले अमेरिका में पहुंच चुका है। इससे पहले मार्च 2022 में अमेरिका ने एक आदेश जारी कर रूसी तेल और उससे जुड़े उत्पादों के अपने देश में आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। कुछ खास उत्पादों को पहले से ही टैरिफ से छूट दी गई है। वे छूट अब भी जारी रहेगी। इन सामानों में सेमीकंडक्टर्स, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, तांबा और अन्य धातु व खनिज शामिल है। इसका मतलब है कि भारत से होने वाले इन सामानों के भेजे जाने पर अब भी एक्स्ट्रा टैरिफ लागू नहीं होगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को भारत पर 24 घंटे के भीतर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने बीते दिन भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने CNBC को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वे शुरू में फार्मास्यूटिकल्स पर छोटा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन फिर इसे 1 से 1.5 साल में बढ़ाकर 150% और फिर 250% कर देंगे। ट्रंप ने कहा था, हम चाहते हैं कि दवाइयां हमारे देश में ही बनाई जाएं। उनका मानना है कि अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा विदेशों पर निर्भर है, खास तौर पर भारत और चीन पर। इस टैरिफ से भारतीय फार्मा सेक्टर पर बुरा असर पड़ना तय है, क्योंकि अमेरिका भारत से जेनेरिक दवाइयां, वैक्सीन और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स खरीदता है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 166 अंक गिरकर 80,544 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में 75 अंकों की गिरावट रही और ये 24,574 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 11 में तेजी और 19 में गिरावट देखने को मिली। एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और BEL के शेयरों में तेजी रही। वहीं सन फार्मा, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक, बजाज फाइनेंस और TCS के शेयर्स 2.5% तक गिरे। निफ्टी के 50 शेयरों में से 13 में तेजी और 37 में गिरावट देखने को मिली। NSE का फार्मा इंडेक्स सबसे अधिक यानी 2.03% गिरा। 24 कैरेट सोने का दाम 376 रुपए बढ़कर 1,0452 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत 1,063 रुपए बढ़कर 1,13,485 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,480 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 93,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। रोजाना सबसे पहले खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।